Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क की सीरीज में हम एसी पढ़ रहे थे और एसी में हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है थ्योरी। हमने उसमें सारे फेजर देख लिए हैं, सारे कॉम्बिनेशन देख लिए हैं, सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, आरएलसी सीरीज, पैरेलल आरएल, पैरेलल आरसी, पैरेलल आरएलसी और उसके कुछ स्पेशल केस भी देख लिए हैं कि आरएल आरसी अगर सीरीज में है फिर वो पैरेलल में है या फिर आपका प्रैक्टिकल टैंक सर्किट या फिर प्रैक्टिकल ट्यून सर्किट, तो उसका फीचर कैसे बनेगा। अब हमें करनी है इसके क्वेश्चन। तो जैसे हम डीसी में क्वेश्चन कर, डीसी में हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी। डीसी हमने केसीएल, केवीएल, नोडल, मैथ, ये सारी चीजें हम यूज कर रहे थे। वहां पे हम ओम्स लॉ यूज कर रहे थे। तो सेम प्रोसीजर, सेम लॉ आपके एसी में भी यूज होने वाले हैं। जैसे हम वहां पे ओम्स लॉ यूज करते थे V इक्वल टू आई आर, क्योंकि डीसी में इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे हो जाते थे, इंडक्टर शॉर्ट हो जाते थे और कैपेसिटर ओपन हो जाते थे। तो डीसी में इंडक्टर और कैपेसिटर की स्टोरी खत्म हो जाती थी, अपने पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर बचते थे। तो वहां पे हम ओम्स लॉ के लिए लिखते थे V इक्वल टू आई आर। बट यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की अगर हमें क्या लिखना है, इम्पिडेंस लिखना है, तो हम बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड मतलब इम्पिडेंस। रिलेशन अपना यही रहेगा बस। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना पड़ेगा। अब आपका इनपुट और जो रिस्पॉन्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में एसी के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो सोर्स है वो वो पहले आपका टाइम डोमेन फॉर्म में हो सकता है। जैसे इसमें जो इनपुट दिया है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, एन इनपुट वोल्टेज वी टी इक्वल टू टेन रूट टू कॉस टी प्लस 10 डिग्री प्लस 10 रूट 3 कॉस टू टी प्लस 10 डिग्री is applied to a series combination of resistance R equal to 1 ohm and an inductance L equal to 1 Henry. The resulting steady state current IT in ampere is। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है डीसी और एसी में, हमने स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ा है। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि सर्किट आपका, अभी तक आप इतना जान लो कि स्टेडी स्टेट का मतलब है कि सर्किट आपका एक लॉन्ग पीरियड के लिए ऑपरेट हो चुका है, एक लॉन्ग टाइम के लिए ऑपरेट हो चुका है। क्योंकि हमने डीसी में इंडक्टर और कैपेसिटर को क्या किया था, इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर दिया था और कैपेसिटर को हमने ओपन कर दिया था। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही हमने उसमें डीसी लगाई है कैपेसिटर ओपन हो जाएगा या फिर इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, नहीं। वो चार्ज या डिस्चार्ज होने में कुछ ना कुछ समय लेता है, कुछ ना कुछ एक पाथ फॉलो करेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट पाथ बोलेंगे। तो अभी हमें ट्रांजिएंट के बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है अभी एसी और डीसी में स्टेडी स्टेट मतलब आपका सर्किट एक लॉन्ग टाइम के लिए ऑपरेट हो चुका है और वो स्टेडी स्टेट गेन कर चुका है, स्टेडी स्टेट पर आ चुका है। तो हमें यहाँ पर स्टेडी स्टेट करंट निकालनी है। बकाया जब मैं वहां पे ट्रांजिएंट बताऊंगा तो वहां पे आपको बाउंड्री समझ में आ जाएगी कि एक बाउंड्री होती है जो डिवाइड करेगी ट्रांजिएंट पाथ, दैट मींस ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस को अलग अलग सेपरेट करेगी, एक बाउंड्री होगी। वो चीजें आपको ट्रांजिएंट में समझ में आ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि सर्किट आपका एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ऑपरेट हो चुका है, वो स्टेडी स्टेट गेन कर चुका है। ठीक, तो हमें इसमें क्या निकालना, हमें इससे करंट निकालनी थी। तो मैंने आपको एसी की पहली क्लास में बताया था कि एसी जो सोर्स है उसके कितने फॉर्म हो सकते हैं। या तो वो टाइम डोमेन फॉर्म में होगा जैसे इसमें दिया है, ये जो दिया है 10 रूट 2 कॉस टी प्लस 10 डिग्री प्लस 10 रूट 3 कॉस 2t प्लस 10 डिग्री। टाइम डोमेन फॉर्म में आपको तीनों चीजें दिखेंगी। क्या क्या, एक तो उसकी पीक वैल्यू दिखेगी, एक फ्रिक्वेंसी भी दिखेगी और एक फेज भी दिखेगा। ठीक है, अब अपन दूसरी बात करें अगर कि उसका फेजर फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म की बात करें, तो उसमें हमें क्या क्या दिखेगा, उसमें हमें उसका मैग्नीट्यूड दिखेगा, वो भी आरएमएस वैल्यू। जब भी आपको फेजर दिया जाएगा तो बेसिकली वो कौन सी वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट अपने लिए वो होती है आरएमएस वैल्यू। और उसका फेस दिखेगा कि उसका रेफरेंस से कितना फेस है। बट ना तो हमें उसका बेस पता होगा कि बेस कॉस है या साइन है, दो ही बेस होते हैं, कॉस होता है या साइन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो बेस है वो दोनों इनपुट हैं, जो आपके दोनों इनपुट हैं दोनों का बेस कॉस है। बट अगर हमें फेजर दिया जाएगा तो हमें सिर्फ इतनी जानकारी होगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी आरएमएस वैल्यू, और उसका फेस कितना है। ना तो हमें ये पता होगा कि वो साइन बेस का फेजर है या फिर कॉस बेस का फेजर है। दूसरा, ना हमें ये चीज पता होगी कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। और तीसरा फॉर्म होता है उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म, कि हम पोलर फॉर्म को सिंपल हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर्म हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम एसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड, फेस और उसकी फ्रिक्वेंसी से डील करना होगा।
तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो एक सर्किट है, उसने सर्किट बनाया नहीं है बट उसने बोल दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम और इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 हेनरी। तो मैं यहाँ पे सर्किट बना देता हूं पहले 1 ओम एंड 1 हेनरी और एक सोर्स लगा हुआ है बीटी दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 हेनरी। और जो बीटी की वैल्यू है वो है कितनी, बीटी इक्वल टू है 10√2 cos t plus 10 degree this and plus 10√3 cos 2t plus 10 degree 2t plus 10 डिग्री। इसका मतलब इसमें बेसिकली दो सोर्स लगे हुए हैं। अगर आप इसको देखो तो इसमें बेसिकली दो सोर्स हैं। जो बीटी है वो दो सोर्स का कॉम्बिनेशन है। एक सोर्स तो रहा ये V1t जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, और एक सोर्स है B2t, ये रहा दूसरा टर्म B2t जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो ये जो हमें सोर्स दिए हुए हैं ये हमें टाइम डोमेन फॉर्म में दिए हुए हैं। इनके हमें बेस ही पता है कि कॉस बेस में है दोनों के दोनों। इनका हमें पीक वैल्यू भी पता है कि पीक वैल्यू कितनी है 10√2 है एक की और दूसरी की है 10√3। इनका हमें फेस ही पता है कि दोनों के दोनों अपने बेस से जो इसका बेस होगा वो cos t होगा, जो B1t का बेस होगा वो cos t होगा, और जो B2t का फेस हो इसका बेस होगा वो cos 2t होगा। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 रेडियन पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो इसका हमें फेस भी दिया है, अपने अपने बेस से उन्होंने फेस भी दिया। तो जब भी आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दो सोर्स दिए हों, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दो सिग्नल दिए हों, तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सर्किट का रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का ही यूज करना पड़ता है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि एक टाइम में हमें एक ही सोर्स को एक्टिवेट करना है, दूसरे सोर्स को हमें डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट कर देना है और करंट सोर्स को हमें ओपन कर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, V1t को कंसीडर करता हूं। कंसीडर V1t है कितना 10√2 cos t plus 10 डिग्री। अब फ्रिक्वेंसी अलग अलग होने से क्या अंतर पड़ेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना है 1 रेडियन पर सेकेंड, कि इंपिडेंस आपका चेंज हो जाएगा। इंपिडेंस बेसिकली क्या होता है, इंपिडेंस टोटल इंपिडेंस अगर मैं बात करूं तो आरएल सर्किट का टोटल इंपिडेंस होता है R प्लस जे एक्सएल, और जो एक्सएल होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। तो अगर मैं इसके लिए निकालूंगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। तो जेड कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू होता है R प्लस जे एक्सएल। तो इसके लिए इंपिडेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस जे इंटू 1। इसका मतलब जो इंपिडेंस है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो सर्किट का इंपिडेंस भी चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक इंपिडेंस। ये वर्ड आएगा आगे, डायनेमिक इंपिडेंस, जो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे तो इंपिडेंस भी चेंज हो रहा है। इंपिडेंस आ चुका है, वोल्टेज है, तो क्या करंट निकाल सकते हो, यस। I1t अगर मैं बात करूं तो I1t अपने पास फॉर्मूला वही है V इक्वल टू IR। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टेंस का इंपिडेंस लेना है, और जो कैलकुलेशन होनी है वो आप तीन फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में कर सकते हो। या तो आप टाइम डोमेन फॉर्म में करो, या तो आप फेजर फॉर्म में करो, या फिर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करो। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमें किस फॉर्म में करना है, आंसर किस फॉर्म में पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखो तो सारे के सारे ऑप्शन टाइम डोमेन फॉर्म में, इसका मतलब हमें टाइम डोमेन फॉर्म में ही जाना है। और जनरली यही होगा कि एग्जाम में अगर आपका सोर्स टाइम डोमेन फॉर्म में है तो आपका रिस्पॉन्स सारे के सारे टाइम डोमेन फॉर्म में होंगे। अगर आपका सोर्स फेजर फॉर्म में है तो हो सकता है सारे रिस्पॉन्स, सारे ऑप्शन आपके फेजर फॉर्म में हो। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो सारे रिस्पॉन्स आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 cos t प्लस 10 डिग्री डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी है 1 प्लस j1। अब देखो जो अपना ऊपर वाला पार्ट है वो है टाइम डोमेन फॉर्म में, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हमें उसको भी क्या करना है, टाइम डोमेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं, हमें इतना पता है कि अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया है तो उसका पहले पोलर फॉर्म बना लो। पोलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें है रेक्टेंगुलर फॉर्म में 1 प्लस j1। इसका एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x होता है 1/1, मतलब tan इनवर्स 1, उसकी वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। जब एंगल नीचे से ऊपर जाता है या फिर ऊपर से नीचे आता है तो निगेटिव का हो जाता है, माइनस साइन लग जाता है। तो कितना आएगा, √2 से √2 कैंसिल, 10 cos t प्लस 10 तो पाई, और ऊपर गया तो माइनस 45 डिग्री और हो गया। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 10 cos t माइनस 35 डिग्री। जो पहला कंपोनेंट आया बिकॉज ऑफ दिस इज द करेंट बिकॉज ऑफ V1t,
जब B1T एक्टिवेट हुआ तब करंट कितनी आई, 10 cos t माइनस 35 डिग्री। आप यहाँ ऑब्जर्व करो, अगर आपने सभी इतनी चीज निकाली तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। ए और बी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पहला टर्म है वो है 10 cos t प्लस 55, तो दूसरा टर्म है 10 cos t प्लस 35, बट अपना आंसर कितना आ रहा है, 10 cos t माइनस 35, मतलब ए और बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब आते हैं दूसरे सोर्स पर। दूसरा सोर्स क्या है, B2T कंसीडर कर लेते। B2T क्या है, अब 10√3 cos 2t प्लस 10 डिग्री। तो इसमें ओमेगा कितना है, ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड। एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू एल, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ओम। तो जेड कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस जे एक्सएल, अगेन वही लिख देते हैं, तो 1 प्लस जे इंटू 2। तो करंट कितनी हो जाएगी, I2T इक्वल टू B2T अपॉन जेड। B2T कितना है, 10√3 cos 2t प्लस 10 डिग्री, डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस J2, कितना आ जाएगा। फिर से नीचे वाले को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 2t प्लस 10 डिग्री, क्योंकि जब भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फेस निकालना हो तो पोलर फॉर्म चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब √5, और एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मतलब tan इनवर्स 2 अपॉन 1, मतलब tan इनवर्स 2। जब एंगल ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, tan√3 अपॉन 5 cos 2t प्लस 10 डिग्री 5 माइनस का tan इनवर्स 2 और हो गया। तो ये निकल आई अपनी I2T। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो टोटल रिस्पॉन्स होगा IT वो क्या हो जाएगा, I1T प्लस I2T। दैट मीन्स पहले आया था 10 cos t माइनस 35 डिग्री, I1T आया था, प्लस 10√3/5 cos 2t प्लस 10 डिग्री, और माइनस का tan इनवर्स 2। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर IT। अगर आप ऑप्शन में चेक करो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शायद ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने जो एंगल दिया है वो tan इनवर्स 2 के फॉर्म में ही दे दिया है उसने, तो आप यहां से निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है कि अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है एंगल का, फेस का, मैग्नीट्यूड का, तो अगर आप देखते ए और बी तो आपने कैंसिल कर लिए थे ऑलरेडी, सी भी कैंसिल हो जाता, क्योंकि अगर पहला एंगल 35 डिग्री है तो दूसरा एंगल 35 डिग्री तो नहीं आएगा, इतना तो श्योर है। इतना तो श्योर है क्योंकि इनपुट के जो फेस थे वो दोनों सेम थे, पहले का भी 10 डिग्री था, दूसरे का भी 10 डिग्री था। तो इतना तो श्योर होता कि अगर ये 35 है तो ये 35 तो नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाता। अगर आपको दूसरा टर्म नहीं सॉल्व करना था, अगर आपको जल्दी था, अगर आप लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली छोटा सा स्टेप करके ऑप्शन सी टिक कर सकते थे। नो डाउट कि एसी के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, डीसी के कंपैरिजन में एसी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। हालांकि इसकी कैलकुलेशन होती बहुत ही चाहिए, थोड़ी सी लेंथी होती है। तो आप कोशिश करो कि अगर क्वेश्चन आपका एक सीन में हो रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को वहां पे रिव्यू मार्क करके आगे बढ़ जाओ, और जब आपके पास टाइम बचे तब आप एसी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें करंट निकालनी। बहुत आपका बेसिक क्वेश्चन था, जिसको नेटवर्क का बेसिक पता है उससे ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो बेसिक पहले सीख ले, बेसिक उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें उसका फेस निकालना है, कैसे हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा। तो देखते हैं इसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन में क्या है, फॉर द सर्किट इन फिगर द इंस्टेंटेनियस करंट I1T की वैल्यू निकालनी, I1T कितना होगा, और आपको ये सर्किट दिया हुआ है। तो देखो आपके जो सोर्स दिए हैं वो करंट सोर्स आपके फेजर फॉर्म में है, तो आपके आंसर भी किस फॉर्म में है, जो रिस्पॉन्स हमें निकालना है I1T वो भी किस फॉर्म में है, वो भी आपका फेजर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर ये डीसी का क्वेश्चन होता फिर तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता। मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको कैलकुलेशन, क्योंकि पहले जब गेट होता था तो पहले आपके पास कैलकुलेटर होता था, उससे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जल्दी आपके सॉल्व हो जाते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। बट अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, कैलकुलेटर तो होता है वर्चुअल कैलकुलेटर, बट उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व नहीं होते हैं।
तो कई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि ये कैलकुलेशन नहीं होगी, छोड़ देते हैं। बट इनकी कैलकुलेशन करना आपको मैन्युअली आना चाहिए कि आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं आपको सिखाता हूं, देखेंगे। अगर मैं बोलूं ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर अगर मुझे केसीएल लगाना है, ये सारे गेट के क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, ये सारे गेट के ही क्वेश्चन है। तो नोड ए पर अगर मैं केसीएल लगाऊंगा तो केसीएल तो देखो भैया क्या कहता है कि जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। केसीएल तो यही कहता है। इसका मतलब देखो 5 एंगल 0 डिग्री आ रही है प्लस I1 आ रही है और इक्वल टू 10√60 जा रही है। हमने सारे के सारे करंट को किस फॉर्म में लिख दिया? फेजर फॉर्म में लिख दिया, है ना। जो I1 भी है वो भी क्या है? फेजर फॉर्म में ही आएगा। तो अपने पास इक्वेशन यही आ गई, 5 एंगल 0 डिग्री प्लस I1 इक्वल टू 10 एंगल 60 डिग्री। अब I1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 एंगल 60 डिग्री माइनस, सॉरी दिस इज डिग्री नॉट माइनस, दिस इज डिग्री, माइनस 5 एंगल 0 डिग्री। यहां तक तो सबको क्लियर हो जाता है कि यहां तक तो ये आएगा, बट इसके आगे उनकी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पाती है कि अब अपने पास कैलकुलेटर तो है नहीं, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो सुनेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जब भी दो फेजर को आपको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लो। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? 10 और 60 को लिख सकते हो cos 60 प्लस j sin 60 और माइनस 5 इसको भी लिख दोगे cos 0 प्लस j sin 0। सिंपल 5 ही आएगा मतलब। तो 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2 होती है। ये छोटी छोटी चीजें, प्लस j sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, माइनस 5 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 5 प्लस j इंटू 5 इंटू √3 और माइनस का 5, माइनस का 5। तो अब अगर आप देखो तो ये आंसर कितना आ जाएगा? j5√3। जब आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गया तो क्या आप इसका पोलर फॉर्म निकाल सकते हो? यस। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5√3 और फेस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जे का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए जो उसने थोड़ा सा अलग फॉर्म में दे दिया है 10√3/2, तो भैया 10/2 5 ही तो होता है, 5√3 एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आई होप ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिससे आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। आई होप ऐसी कैलकुलेशन से आप क्वेश्चन ना छोड़ें, इस कैलकुलेशन को जरूर करें, मैन्युअली करना सीखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे ये क्वेश्चन है, इन द AC नेटवर्क ऑन इन द फिगर द फेजर वोल्टेज VAB इज। तो सिंपल है, इसमें हमें नोडल एनालिसिस करना है, बट कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है वो चीज आपको जाननी है, क्योंकि हर एग्जाम में कैलकुलेशन ही टफ होती है। तो अगर आपको KCL KVL का फंडा नहीं है पता, नोडल मैथ का नहीं है, तो मैंने नोडल मैथ के भी लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं। पहले सबसे पहले आप नोडल मैथ देख लो DC के लिए कि नोडल मैथ हम कैसे लगाते हैं, वहां पे KCL कैसे लगाते हैं, KVL कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस कैसे लेते हैं। बस जो चीज हम वहां पे रेजिस्टेंस के लिए कर रहे थे वो चीज हम यहाँ पे अब इम्पिडेंस के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे BAB निकालना है, B कहां पर है? ग्राउंड पर है। तो अगर मैं नोड A पर KCL लगा दूं, नोडल एनालिसिस लगा दूं, तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे देखेंगे जरा। नोड A पे लगाता हूं मैं KCL, अप्लाई KCL, मैं यहाँ पे लिखता हूं अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड A। नोड A पर हमें KCL लगाना है। क्या लगाएंगे? देखो जो 5 एंगल 30 डिग्री है वो करंट आ रही है, तो बाकी करंट क्या मानते हैं अपन? बाहर की तरफ। तो BA लिख लो चाहे BAB लिख लो, दोनों बात बराबर है, क्योंकि B कहां पर है? ग्राउंड पर है। तो चाहे BA लिख लो चाहे BAB लिख लो, बात बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो BAB है वो BA के बराबर ही है, क्योंकि BAB किस पर है? वो ग्राउंड पर है। तो BA माइनस 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5 माइनस J3 प्लस BA माइनस 0 डिवाइड बाई 5 प्लस J3। देखेंगे जो इस ब्रांच का टोटल इंपिडेंस है वो कितना हो जाएगा? 5 माइनस J3। जो इस ब्रांच का टोटल इंपिडेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 प्लस J3 और इक्वल टू में 5 एंगल 30 डिग्री है ही। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर आप देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप एलसीएम ले लो, 5 माइनस J3 इंटू 5 प्लस J3। अगर आप एलसीएम लोगे 5 माइनस J3, 5 प्लस J3, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा होगी। क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा
5 प्लस J3 इंटू बी ए प्लस 5 माइनस J3 इंटू बी ए इक्वल टू 5 एंगल 30 डिग्री। अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर देखो प्लस का J3BA और माइनस के J3BA वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 10 इंटू बी ए, 5BA प्लस 5BA इक्वल टू 10BA। नीचे क्या बचेगा, नीचे A माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और J स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 एंगल 30 डिग्री। अब तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है कि VA कितना हो जाएगा, VA इक्वल टू हो जाएगा 5 एंगल 30 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा 25 और प्लस 9 और डिवाइड बाई 10। अब शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बचेगा 34 एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो आई थिंक सॉरी 10 नॉट 5, दिस इज 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 17 एंगल 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। देखो एसी के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होते, जितने जितने आपके डीसी के क्वेश्चन इजी होते हैं वैसे ही आपके एसी के होते हैं, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। आप अगर कैलकुलेशन से डील कर पाए हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एसी में। एसी के मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 2-3 लेक्चर लेने वाला हूँ एसी के क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, पावर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि पावर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, एन एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 20 वोल्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में तो इसने बोल दिया है, और 99% वो क्वेश्चन में बोल देगा कि जो ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो है वो आपकी आरएमएस वैल्यू है, जो आपकी 20 है ये आपकी आरएमएस वैल्यू है। क्योंकि जब भी आपका पावर वाला केस आता है ना, तो पावर वाले केस में आरएमएस और पीक को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपने मेरा पावर वाला लेक्चर देखा होगा, पावर वाला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर आप पीक वैल्यू लेते हो तब आपकी डिवाइड बाई 2 आएगी, और अगर आप आरएमएस वैल्यू लेते हो तो आपकी डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, आपके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो 99% केस में वो बोल देगा कि ये जो आपका सोर्स दिया है, जो आपका फेजर दिया है, वो आरएमएस है या फिर पीक है। अगर उसने नहीं बोला है, क्योंकि गेट में कुछ इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें उसने मेंशन नहीं किया है कि ये आरएमएस वैल्यू है या फिर पीक वैल्यू है, तो उस केस में आपको हमेशा जो ये वैल्यू दी जाएगी ये आपको आरएमएस वैल्यू ही लेके चलनी है। बट इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि जो 20 वोल्ट है वो आरएमएस वैल्यू है। अब क्या पूछा है उसने, विथ इंटरनल इम्पिडेंस ZS की वैल्यू दी है 1 प्लस 2J, फीड्स अ लोड ऑफ इम्पिडेंस ZL इक्वल टू 7 प्लस 4J इन द फिगर बिलो, द रिएक्टिव पावर कंज्यूम बाय द लोड। ये लोड रहा, ये है लोड, और इसमें रिएक्टिव पावर निकालनी है। देखो जब मैंने आपको पावर कैलकुलेशन बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल वो पावर पूछे, अगर सिर्फ बोले कि पावर निकालो, तो पावर का मतलब होता है एक्टिव पावर, बाय डिफॉल्ट मतलब होता है एक्टिव पावर। जब तक वो रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर वर्ड ना बोले तब तक आपको रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट नहीं करनी है। अगर वो यहाँ पे रिएक्टिव वर्ड नहीं देता, सिर्फ देता पावर, कि पावर निकालो, उसका मतलब हो जाता है एक्टिव पावर या फिर रियल पावर, जो आपकी सिर्फ रेजिस्टेंस में होती है। बट इसने बोल दिया यहाँ पे कि हमें रिएक्टिव पावर निकालनी है, तो रिएक्टिव पावर आप जो आपकी रियल पावर होती है वो होती है बीआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस थीटा। जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो होती है बीआरएमएस आईआरएमएस इंटू साइन थीटा। ठीक है, हमें ये निकालनी है रिएक्टिव पावर कितनी होगी। तो देखो कोई भी पावर निकालनी हो, हमें किसी भी एलिमेंट की पावर निकालनी हो, मैंने आपको बताया था हमें 3 चीजें चाहिए। क्या क्या, एक तो हमें उसके अक्रॉस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, एक उसके थ्रू करंट की आरएमएस वैल्यू, और एक उसमें जो वोल्टेज और करंट है उसके बीच का फेस एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो थीटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से देखते जाना, इसको 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना। ये जो थीटा निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये सारे एलिमेंट सीरीज में है तो करंट तो सेम होगी, जो करंट इस 20 में होगी, जो इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी। तो हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, मैं बोलूं I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा जो V है 20 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई
जेड एस प्लस जेड एल दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो 20 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई ये जेड एस कितना है, जेड एस है 1 प्लस 2 जे और जेड एल कितना है 7 प्लस 4 जे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 जे। अब देखो हमें डिवाइड करना है तो नीचे वाले पार्ट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा √64 प्लस 36 दैट मीन 100 और एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 6 अपॉन दिस इज tan इनवर्स नॉट 10 दिस इज tan इनवर्स 6/8। इतना तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो जाए, बट जो tan इनवर्स 6/8 की वैल्यू है ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए तो वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना भी सीख लो। ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 100 मतलब 10 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये एंगल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ -36.87 डिग्री आएगा, -36.87 डिग्री। ये हो जाएगी आपकी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंगल -36.87 डिग्री। ये आप कैलकुलेट कर लेना कि करंट की वैल्यू कितनी आई। तो इसको भी मैंने पोलर फॉर्म में निकाल दिया। अब देखो पोलर फॉर्म में जो ये 2 है ये आरएमएस वैल्यू होगी क्योंकि 20 जो थी वो आरएमएस वैल्यू थी, इसलिए 2 भी क्या होगी आरएमएस वैल्यू होगी और ये इसका फेस होगा। ठीक है, ये तो निकाला अपनी आईएल। अगर मैं बोलूं ये आईएल है, बेसिकली आईएल इतनी है तो बीएल कितना होगा, क्योंकि मुझे लोड की पावर निकालनी है ना तो लोड का वोल्टेज भी तो चाहिए। तो देखो वोल्टेज निकालने के कितने तरीके हैं देखेंगे। अगर दो इम्पिडेंस सीरीज में कनेक्ट है, ये इम्पिडेंस और ये इम्पिडेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल भी तो लगा सकता हूँ। वोल्टेज डिवाइडर रूल मैंने आपको बताया था जब डीसी में है, तो अगर मुझे इसका निकालना है वोल्टेज तो मैं क्या लिखूंगा ZL अपॉन ZL प्लस ZS इंटू 20 एंगल 0 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है, अगर मुझे इसमें करंट पता है, अगर मुझे इसमें करंट पता लग गई है IL है, तो क्या मैं इसका वोल्टेज नहीं निकाल सकता हूँ BL, यस BL निकाल सकता हूँ। V इक्वल टू आई इंटू जेड, V इक्वल टू आई इंटू जेड कर दो तो BL इक्वल टू क्या हो जाएगा IL इंटू ZL। IL की वैल्यू आपकी निकल आई है -36.87 डिग्री इंटू ZL की वैल्यू कितनी है, ZL की वैल्यू है 7 प्लस 4 जे, आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है 7 प्लस 4 जे। अब देखो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हो, जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आप क्या करो इसको भी पोलर फॉर्म में चेंज कर दो। ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको भी पोलर फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा √49 प्लस 16 और एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/7। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड आपके क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एंगल आपके ऐड हो जाते हैं। जब आप एंगल ऐड करोगे तो ये आएगा, मैं आपको बता देता हूँ 16 एंगल -7.13 डिग्री, ये चीज आएगी आपकी। तो देखो आपके पास वोल्टेज भी आ गया, आपके पास करंट भी आ गई। वोल्टेज आ गया 16 एंगल -7.13 डिग्री और जो करंट आ गई वो आ गई 2 एंगल -36.87 डिग्री। तो देखो BRMS IRMS तो पता लग गया हमें कि BRMS है भैया, जो BLRMS है वो है 16 वोल्ट और जो ILRMS है वो है 2 एम्पियर। बट क्या अब मुझे थीटा की वैल्यू पता लगी अभी नहीं, अभी मुझे थीटा की वैल्यू नहीं है पता। थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आपको थोड़ा सा फेजर का नॉलेज होना चाहिए कि अगर मान लो कोई रेफरेंस है, अब मुझे रेफरेंस पता नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ फेजर दिया है, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है बट कोई ना कोई तो रेफरेंस होगा। ठीक है, जो करंट है उसका एंगल कितना है, सॉरी नीचे की तरफ है, नॉट ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है। जो वोल्टेज जो करंट है उसका एंगल है -36.87 डिग्री, ये रही। और जो वोल्टेज है वो कहीं यहां आया, वो कितना आया वोल्टेज, ये आया आपका वोल्टेज कितना है -7.13 डिग्री, ये चीज आ गई। ये रही वोल्टेज, ये रही करंट। अब क्या आप वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बता सकते हो, यस वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जब आप निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ही आएगा। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ही आएगा। 30 डिग्री थोड़ा सा कम, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट में क्या लिया है सिर्फ आपके 2 डेसिमल तक ही लिया है, इसलिए थोड़ा सा 30 डिग्री से कम आएगा बट अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आएगा।
ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है 30 डिग्री। तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए। अगर आपने एंगल में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हो सकता है कुछ लोग ऐड कर देते दोनों को कि ये दोनों माइनस माइनस में दोनों को ऐड कर दो, तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए। अब मैं कोई भी पावर निकाल सकता हूं। अगर उसने पूछा रिएक्टिव पावर बताओ, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है BRMS IRMS इंटू साइन थीटा। BRMS कितना आया? BRMS आ गया आपका 16, IRMS 2 और साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये आ जाएगा 16 VAR। जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 16 VAR। देखो इस तरह के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हमें कैलकुलेशन करनी कैसे है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, कैलकुलेशन समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप पूरा वीडियो देख के कहीं भी डाउट हो आप देख सकते हो। So if you really like my video, please like, share and subscribe to the channel. Please like, share and subscribe. Thank you.